हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है 12th क्लास का, उसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, इंट्रोडक्शन जो था उसके बारे में समझा था हमने, ओम्स लॉ के बारे में समझा था, रेजिस्टेंस के बारे में समझा था, रेजिस्टिविटी क्या होती है इसके बारे में समझा था। तो आज हम लोग अब इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। देखिए, हमने लास्ट टर्न पर रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। याद है क्या बोला था मैंने? रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, है ना। ये जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने से रोकता है या चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं और इसकी एसआई यूनिट क्या होती थी? ओम, जिसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते थे। ओके, अच्छा एक बात बताइए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना चार्ज को, है ना। तो अगर कोई बॉडी है या कोई मटेरियल है जो अपने अंदर से अलाउ कर रहा है अगर चार्ज को फ्लो करना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, है ना। तो याद रखिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब 1/R को हम कहते हैं कंडक्टेंस। ये जो है, this G is called conductance. And it is nothing but the reciprocal of resistance. और अगर इसको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलेंगे? It is the property of material due to which it allows the electric charge to flow through it, है ना। क्योंकि आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस का उल्टा है। आप रेजिस्टेंस अगर डिफाइन कर दिए हैं तो फिर कंडक्टेंस को डिफाइन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, भाई आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो ये नीचे लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसकी एसआई यूनिट लिखता हूं, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट, तो वो होगी ओम इनवर्स, क्योंकि नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, जस्ट इसको उल्टा करके लिख दिया हमने, MHO मो। या फिर एक और यूनिट होती है सीमेंस, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो 3 है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो ये की जाती है क्योंकि अपने आप में एक नई यूनिट दिख रही है। अदरवाइज आप इसको यहां से भी डिराइव कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को उल्टा ओम इनवर्स, या फिर इसको उल्टा करके लिख दिया आपने MHO या फिर सीमेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस हमारे लिए कोई नई टर्म नहीं है, हमने सिंपली रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया तो वो हमको कंडक्टेंस मिल गया। इसी तरीके से याद कीजिए, रेजिस्टेंस के अंदर अगर मैं इस फैक्टर की बात करूं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता था? R इक्वल्स टू रो L बाय A। याद आ रहा है? ये लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। यहां पर ये जो रो होता था ये क्या कहलाता था? ये रेजिस्टिविटी कहलाता था। ठीक है ना। तो जैसे मैंने रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दिया तो मुझको कंडक्टेंस मिल गया, ऐसे ही जब मैं रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? कंडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं ये जो रेजिस्टिविटी है इसको मैंने अगर रेसिप्रोकेट कर दिया तो फिर मुझको एक टर्म मिलेगी जिसको मैं कंडक्टिविटी कहता हूं। देखिए, बहुत मिलते जुलते नाम है। ये रेजिस्टिविटी तो इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टेंस तो इसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस। लाइकवाइज आपको याद है रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी? एसआई यूनिट। अगर मैं रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट लिखूं तो क्या आती थी? ओम मीटर। ये निकल के आती थी। कैसे आई थी ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको डाल दूंगा तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या बन जाएगी? ओम मीटर का इनवर्स। ठीक है ना। या फिर आप इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर उल्टा करके लिख दीजिए। क्या? ओम को आपने MHO भी लिखा था, तो ये हो जाएगा MHO मीटर इनवर्स और सीमेन मीटर इनवर्स।
तो ये कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट्स हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, इसको या इसको, सभी सही है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने सिर्फ ये ओम, एमएचओ और जो सीमेंस है वो यहां से लिख दिए। ठीक है ना। तो कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वेयर एज कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है करंट डेंसिटी। देखिए, इससे पहले तक मैंने आपको बताया था कि जो मैंने इससे पहले वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको जो टर्मिनोलॉजी समझाई है वो सारे इंट्रोडक्टरी थी, मतलब कि आप वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपकी प्रीवियस क्लासेस में। मैं यहाँ पर उनको रिवाइज करवा रहा था सो दैट आपको अब जो टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं उनको कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो। लेकिन अब जो हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, अब जो हम टर्म्स पढ़ेंगे वो कोर 12th क्लास की फिजिक्स की टर्म्स हैं। इससे पहले आपने इन टर्म्स के बारे में नहीं सुना हुआ है। ऐसी एक टर्म है करंट डेंसिटी, जो कि आपको यहीं पर मिली है, इससे पहले आपने आपके प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में नहीं सुना था। ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी कोई बहुत ज्यादा टफ टर्म नहीं है, उसको अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक गिवन एरिया है, ठीक है, उसमें से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, कब, जब हम उस एरिया को जो डायरेक्शन है चार्ज की उसके परपेंडिकुलर रखें, ठीक है ना, नॉर्मल रखें, तब उसके अंदर से कितना चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड, आपको वो करंट डेंसिटी देता है ना। अगर आप उसको इंग्लिश में बोलें तो आप क्या बोलेंगे कि करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। अगर आप उसको लैंग्वेज वाइज के बाद अगर डायग्राम से समझें तो आपको ज्यादा कनेक्टेड फील होगा। जैसे सपोज करिए कि ये आपकी डायरेक्शन है करंट की। देखिए, आपको मालूम है चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट होता है। तो मैंने जो बोला कि नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब क्या, बेसिकली मैं करंट ही बोल रहा हूं। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, तो लेट्स से ये अगर मेरा करंट है आई, तो अगर यहां पे मैंने एक एरिया रख रखा है, लेट्स से ये मेरा एरिया है, ठीक है, ए में। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आपको पता है कि नहीं पता, जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आपको ये भी पता है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर उसकी डायरेक्शन भी होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके एरिया वेक्टर की। ठीक है, मुझे पता है, आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूं। याद रखिए, जो भी सरफेस होती है उसका एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ली जाती है। ठीक है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो सरफेस जो डायरेक्शन है वो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर सरफेस मेरी परपेंडिकुलर रखी है मैंने, देखिए ध्यान से देखिए, अगर करंट ऐसे है तो मैंने अपनी सरफेस को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो इसके साथ में हो जाएगा, क्योंकि आप जब इधर से बनाएंगे तब ये जो एरिया वेक्टर है वो इधर आएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो करंट डेंसिटी है जिसको हम जे से लिखते हैं वो बेसिकली क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम या अपॉन गिवन एरिया, या फिर आप इसको सिंपली Q बाई टी क्या होता है, आई होता है, आई बाय ए ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर ये एरिया इसके परपेंडिकुलर नहीं रखा होता, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और केस आपको बता देता हूं। लेट्स से ये आपका करंट है, ठीक है, ये आई है, पर ये जो एरिया मैंने इसके परपेंडिकुलर रखा है, मैंने इसको परपेंडिकुलर ना रखते हुए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखा होता, सपोज करिए ये ऐसा ऑब्लिक रखा होता मैंने टेढ़ा करके, तब आप क्या करते, तब आप ये करते, जैसे मैं यहां पर भी एक बना देता हूं, आप क्या करते, आप इसको जैसे ये ऑब्लिक रखा हुआ है तो आप इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते। याद है ना, वेक्टर को हम रिजॉल्व करते थे परपेंडिकुलर अलोंग द प्लेन वाले में। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये एंगल यहां से, जैसे आपको मालूम है कि ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो अब इस डायरेक्शन में तो आएगा नहीं, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, तो ये इसका एरिया वेक्टर हुआ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बना रहा है,
तो आपको अगर करंट डेंसिटी निकालनी है तो करंट डेंसिटी के डेफिनेशन में आता है कि एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये तो नॉर्मल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि जिसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उसको आप ए एन लिख दीजिए, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो अगर आपने क्या करा, देखिए ये जो था ना, मैं अगर इसको ऐसे समझाऊं कि ये बेसिकली ऐसे रखा हुआ था, ठीक है ना। आपने क्या करा, आपने इसका ये कंपोनेंट निकाल दिया, ये जो मैंने बनाया है ये ऐसा बना दिया मैंने इसका एक पार्ट, ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ था, मैंने इसका ये कंपोनेंट निकाला, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर आएगा, ठीक है ना। तो अब हम करंट डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, J इक्वल्स टू I बाय ए एन। ए एन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसके डायरेक्शन में जो है वो ए एन है, और ए एन अगर ये ए है तो ए एन कितना होगा, ए की टर्म में, मालूम है आपको कि नहीं मालूम, वेक्टर्स की अगर उसमें बात करें, अगर ये एक वेक्टर है और इसका एक कंपोनेंट अगर आपने इधर निकाल रखा है और ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होता है, ए कॉस थीटा। जिस लाइन के साथ एंगल बनता है याद रखिए हमेशा वहां पर कॉस कंपोनेंट आता है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, कैसे, जैसे सपोज करिए ये एक वेक्टर है आर वेक्टर, अगर मुझे इसके साथ एंगल पता है तो यहां पे आर कॉस थीटा आएगा, और इसके परपेंडिकुलर जब मैं निकाल दूंगा तो यहां पर आर साइन थीटा आएगा। लेकिन अगर यही डायग्राम ऐसा दिया होता, अगर मुझे एंगल यहां से पता होता और ये आर है, तो फिर यहां पर आर कॉस थीटा आता और यहां पर आर साइन थीटा आता। बोलने का मतलब क्या है कि जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा है, वहां पर कॉस कंपोनेंट आएगा। ऐसे ही देखिए यहां पर इसके साथ बन रहा है तो इसका जो इधर पार्ट होगा वो ए कॉस थीटा होगा, जो कि मैंने ए एन मान रखा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, आई अपॉन ए एन की जगह लिख दूंगा ए कॉस थीटा, ठीक है ना। एक चीज और समझ लीजिए, करंट डेंसिटी जो होती है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बार बार आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको मालूम है कि अब आपके एग्जाम में एमसीक्यूज भी आएंगे, और एमसीक्यूज ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बहुत इजीली फ्रेम किए जा सकते हैं कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस व्हिच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और व्हिच वन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके। नाउ एक और बताइए, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, ठीक है, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से I इक्वल्स टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, J डॉट ए। आपको मालूम है इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वापस से जे ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला जैसा बन गया, ठीक है। एक फॉर्मूला ये आपके पास, J जो होता है वो I अपॉन ए होता है, ठीक है। बहुत सारे जगह पे आपको J कैपिटल में लिखा दिखेगा, बहुत जगह आपको J स्मॉल में लिखा दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट डेंसिटी आप कैपिटल से बताइए या स्मॉल से बताइए, डज नॉट मैटर, आपको बस पता होना चाहिए कि उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना। सो करंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर देंगे कि इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज per second passing through a unit area when it is held normal to the direction of current, okay। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और अगर आपको इसकी यूनिट लिखनी है तो यूनिट क्या रहेगी बताइए जरा, यहीं से बना लेते हैं हम लोग। क्या रहेगी इसकी ऐसा यूनिट, करंट की होती है एम्पियर और ये होता है मीटर स्क्वायर पर, ये नीचे, तो ये जब ऊपर आएगा तब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बन जाएगी इसकी यूनिट, ओके। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, देखते हैं। अब जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आप बोलेंगे सर वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ ये क्या चीज है, V इक्वल्स टू आई आर आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, बट याद रखिए जो V इक्वल्स टू आई आर है दैट इज स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, है ना। वो याद है कैसा बनाया था हमने V इक्वल्स टू आई आर निकालने के लिए, कि एक कंडक्टर है,
ओके, उसको हमने अगर एक पोटेंशियल कनेक्ट कर रखा है उसके अक्रॉस, तो आपको मालूम है कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसकी जो वैल्यू निकल के आती थी वो कितनी आती थी, V इक्वल्स टू आई आर, ये निकल के आती थी। और एक बात बताइए, अगर मैं इसकी लेंथ, इस कंडक्टर की लेंथ L मान लू, ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और ये जो पोटेंशियल है, इनमें क्या रिलेशन होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी ये बात, आपको नहीं पता तो मैं यहां पे फिर बता रहा हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये कहां से आया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है जहां पर मैंने वीडियो बनाया है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर जाकर आप रेफर कर सकते हैं कि ये कैसे निकलकर आता है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम अभी के लिए इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। V इक्वल्स टू EL होता है। अच्छा एक बात आइए, V इक्वल्स टू IR है, और आप जानते हैं कि R क्या होता है, रो L बाय ए। ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं रेजिस्टेंस के लिए, जो R की वैल्यू होती है वो रो L बाय ए होती है। ओके, अब एक बात बताइए मुझको, ये I अपॉन ए, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, चलिए I अपॉन ए रो इंटू एल। व्हाट इज I अपॉन ए? जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था, वहां पे क्या आ रहा था, I अपॉन ए आ रहा था। तो मैं इसको हटाकर J लिख दूंगा जो कि करंट डेंसिटी है मेरी, और रो इंटू एल। नाउ V को मैं E इंटू एल से रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहां पर मैं E इंटू एल इक्वल्स टू J रो एल, ये कटा। तो यहां से अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, E इक्वल्स टू रो टाइम्स करंट डेंसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला आ गया आपके पास। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, मतलब मैं करंट डेंसिटी को अकेला कर दूं और इसको नीचे ले जाऊं, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज 1 अपॉन रो? जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करा था तभी मैंने बताया था रेसिप्रोकल ऑफ, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता था, कंडक्टिविटी, और उसको हम किस सिंबल से लिखते थे, सिग्मा से। तो यहां पर J इक्वल्स टू सिग्मा E आ जाएगा, एंड this is called vector form of Ohm's law. Form of Ohm's law. Very important, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस, इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये फॉर्मूला इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल्स हैं उसमें ये काफी काम आएगा। ठीक है ना, तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने कंडक्टेंस क्या होता है ये समझा, कंडक्टिविटी क्या होता है ये समझा, करंट डेंसिटी क्या होता है ये समझा, और फिर हमने देखा कि भाई करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये जो है ना, याद रखिएगा, ये जो है दिस इज एक्चुअली स्केलर फॉर्म of Ohm's law, and this one is vector form. So I hope ये जो मैंने आपको टर्म्स समझाई, ये जो टर्मिनोलॉजी समझाई और ये जो डेरिवेशन करा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा इस वीडियो को देखने में। So if you love this video, then please like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get the latest notifications, और बहुत सारे शानदार वीडियोस आपके पास आने वाले हैं। थैंक यू।